हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दिस इज स्पेक्ट्रम समरी। सो हम लोग अभी चैप्टर 5 पे हैं। दिस इज एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, कि मराठास को किस तरीके से हराया है। यहाँ पे हम ये डिस्कशन अभी यहाँ पे कर रहे हैं। पहले 4 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5वें चैप्टर पे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से एक्सपैंड कर रही है। तो जो एक मुगल राज्य हुआ करता था, वो मुगल राज्य पहले तो अपने आप ही हमारी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से छोटे छोटे राज्यों में टूटा, और फिर उसका फायदा उठा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी प्लासी में बंगाल को हरा चुकी है, फिर बैटल ऑफ बक्सर में अवध और मुगल्स भी हार चुके हैं। तो ये एरिया उनके इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें स्पेशली बंगाल जो है वो तो ऑलमोस्ट पूरे कंट्रोल में है। उसके अलावा अगर हम समझें तो लास्ट वीडियो में हमने मैसूर को भी हरा दिया है, मैसूर भी जा चुका है। तो मेजर जो 2 पावर हैं वो अब चैलेंजर नहीं रही। राइट, हमने समझा कि कैसे दो पावर्स जो मेजर चैलेंजर थी अब वो साइडलाइन हो चुकी हैं। जो सबसे बड़ी पावर जो यहां पे अंग्रेजों को परेशान कर सकती थी, अंग्रेजों को चैलेंज कर सकती थी, वो थी मराठास। राइट है ना, इतना बड़ा राज्य हमको दिख रहा है मराठास का। इनको कैसे हराया? राइट, और ऑलमोस्ट कहते हैं कि की टू इंडिया है। मराठास को हरा लिया तो बस हो गया, गेम ही हो गया। राइट, तो मराठास को हराना बहुत बड़ी बात थी। तो मराठास को किस तरीके से हरा है, ये कहानी आइए समझते हैं। राइट, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मैं आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर का जो है फैकल्टी हूं। आप मेरे बारे में यहां से पढ़ लें, है ना, मुद्दे पे आते हैं, बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड, विल टॉक अबाउट राइज ऑफ मराठास। और फिर टोटल 3 बैटल्स हुई हैं। एक हुई है आपकी 75 से 82, दूसरी हुई है 3 से 5, तीसरी हुई है 17 से 19। और बाद में बात करेंगे कि मराठास क्यों हार गए। अगर इसको हमें जीरो डाउन करना है कि क्या ऐसे रीजंस थे कि इतने स्ट्रांग जो हुआ करते थे वो लोग हार गए, तो क्या वो ऐसे जो है कारण थे, लास्ट में बात करेंगे इस बारे में। आइए तो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि भाई वाई राइज ऑफ मराठास की बात करते हैं कि भाई ये कैसे कैसे मराठास जीत रहे हैं, कैसे मराठास राइज कर रहे हैं। मराठास के राइज के पीछे समझिए, मराठास के राइज के पीछे जो राजा है मराठा के, है ना, फॉर एग्जांपल 1707 की बात समझे तो साहू राजा है, और उनके नीचे एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट है पेशवा। नाउ एक्चुअली ये लीडरशिप साहू की नहीं, पेशवाज की है। राइट, तो पेशवाज एक्चुअली ग्रो करेंगे, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ पेशवा जो आप यहां पे देख रहे हैं। तो पहले बालाजी विश्वनाथ, और फिर बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव। तो ये देखिए 1720 तक जो है बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर बाजीराव हैं 1720 से 40, और फिर 40 से 61 बाजीराव। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में अगर हम समझें तो ये जो 1707 समवेयर से राइज करना चालू किया है, तो ये राइज ही करते चले गए टिल 1761। राइट, टिल 1761 विच इज बैटल ऑफ पानीपत। एक पानीपत का डिटेल वीडियो भी जो है या तो लाइव है या लाइव हो रहा होगा, राइट, इन फोकस बैच। राइट, तो वो आप लोग चाहें तो रेफर करना कर जाए, चाहें तो रेफर कर सकते हैं, जिसमें हम इस बैटल में डिटेल में गए कि क्या हो रहा था। बट फिलहाल ये जो पाथ है, दिस इज राइज ऑफ मराठास अंडर पेशवा, की पहले जो है बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर बाजीराव हैं, और फिर जो है बालाजी विश्वनाथ। तीनों के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। अब यहीं पे समझिए कि बाजीराव विल ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, और बेसिकली मेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडरेसी। अब उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। बड़ा रीजन ये है कि इट इज नॉट एक्चुअली साहू हु इज लीडिंग, इट इज पेशवाज हु इज लीडिंग। तो बाजीराव यहां पे एक कॉन्सेप्ट लाएंगे, कहेंगे कि भाई पेशवा जो है ठीक है, साहू ठीक है कि ऊपर है, और प्लस पेशवाज एक्चुअली ब्राह्मण्स भी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण्स की बहुत चल रही है, तो कोर्ट के जो क्षत्रिय हैं दे आर चैलेंजिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो पेशवा कहेंगे कि चलो ठीक है, कॉन्फिडरेसी कर लेते हैं। कॉन्फिडरेसी मतलब कि भाई हमारी जो इतनी बड़ी अंपायर क्रिएट हो रही है, उसमें एक पार्ट जो है, लेट से पुणे में हम लोग बैठे हैं, पेशवा बैठे हुए पेशवा, तो पुणे एंड नियर बाय एरिया। राइट, सिमिलरली एक ग्रुप जो होगा फॉर एग्जांपल नागपुर पे, तो नागपुर वाला जो एरिया है वो कौन लीड करेगा, लेट से भोसले लीड करेंगे। तो इस तरीके से जो है एक कॉन्फिडरेसी क्रिएट करी जा रही, तो नागपुर में भोसले। सिमिलरली अभी एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो ग्वालियर पे शिंदे, ग्वालियर
शिंदे, ग्वालियर एंड नियर बाय एरिया। एंड सिमिलरली यहां पे अगर हम देखें इंदौर, इंदौर पे बैठेंगे होलकर, होलकर। अब ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन लोगों को दिया जा रहा है कि भाई ये जाइए, ये वाला एरिया लेट से आपका है। अब इसमें भोसले के पास ऑटोनॉमी है, वो अपने हिसाब से रूल कर सकता है, तो इसीलिए भोसले के पास इंसेंटिव है। इंसेंटिव इन द सेंस कि ही विल फाइट, ही विल वर्क हार्ड एंड एंश्योर कि इस पूरे एरिया का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, ये सारी चीजें मैं हैंडल कर सकूं। तो इस तरीके से, बिकॉज देयर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, दिस इज नॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंस्टेड पेशवा इज स्ट्रॉन्गर, राइट। ऑफ पेशवा इज द मेन लीडर, स्पेशली अभी बाजीराव की हम बात कर रहे हैं, तो बाजीराव इज बिहेविंग एज अ मेन लीडर जो इन सबको साथ में लेके चल रहा है। तो एक्चुअली गेम बाजीराव का है, बाजीराव ने ये चालू किया, बाजीराव ने ऐसी कॉन्फिडरेसी सेटअप करी, बाजीराव ने इंश्योर किया कि हम सारे लोग मिलकर, आई एम अ स्ट्रॉन्ग लीडर, और हम सारे लोग मिलकर मेरे नीचे या मेरे साथ हम मिलकर एक्सपैंड करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा एरिया हर किसी को देते रहेंगे। यहां पे आप रूल कर लो, आप रूल कर लो, आप रूल कर लो, सब लोग खुश रहेंगे। नाउ दिस, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज अभी ये स्ट्रेंथ लग रहा है, राइट। अभी जब ये कॉन्फिडरेसी क्रिएट हो रही है, बाजीराव जो कॉन्फिडरेसी क्रिएट कर रहे हैं, राइट, जिसमें ये ऑटोनॉमी दे रहे हैं, सिस्टम ऑफ कॉन्फिडरेसी, कि इस तरीके से अगर आप देखो तो मैप बटा हुआ है कि कहीं शिंदे लीड कर रहे हैं, कहीं होलकर लीड कर रहे हैं, कहीं भोसले लीड कर रहे हैं, कहीं पेशवा है, कहीं गायकवाड़ है। इस तरीके से जो बांटा है बढ़िया है कि भाई ठीक है, बढ़िया प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है हमको कि वो एरिया वो संभाल लेंगे जाके। बट यही अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, एक अगर बाजीराव मिसिंग है, बाजीराव जैसा लीडर अगर पेशवा नहीं है, देन यही लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, यही लोग एक दूसरे को पोक करने लगेंगे, राइट, है ना। यही लोग कहेंगे अरे हम अपना काम देखेंगे, तुम्हारे ही लड़ाई करते रहे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो पानीपत की लड़ाई में भी हम इसीलिए हारने वाले हैं। तो ये अभी बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह की कोई कॉन्फिडरेसी क्रिएट हुई, बट दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड स्टेट सिस्टम। क्या ये स्टेट सिस्टम हमें आगे लेकर जाएगा? क्या मराठास को आगे लेकर जाएगा? नहीं, हम इसी के नीचे दब के जो है टूटेंगे। खैर, तो ये कॉन्फिडरेसी इन्होंने यहां पे क्रिएट करी है और ये बाजीराव के अंदर ठीक चल रहा है। फिर बालाजी विश्वनाथ आए, ये भी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और एक्सपैंड कर रहा है, बहुत बढ़िया। बट बैटल ऑफ पानीपत, अब बैटल ऑफ पानीपत में आके हरा दिया किसने? अब्दाली ने। अब्दाली आया और अब्दाली ने हरा दिया। अब ये शौक 50-60 हजार जो है मराठास मारे गए एक दिन में, राइट, ऐसे ढूंढ ढूंढ के मारे गए इस बैटल में। अब इस शॉक के बाद डेफिनेटली एक डिक्लाइन आया, बट फिर भी काफी हद तक संभाल ले गए, काफी हद तक संभाल ले गए। क्यों? क्योंकि यहां पे थे माधव, तो हे माधव आप इसको बड़ा अच्छा संभाल ले गए, राइट, है ना। ये माधव जो है, माधव हैड ऑपरेटेड टिल 1772। बाय द वे, सिर्फ कहानी सुनाने के लिए मैं जो है ये ईयर इतने मार्क करता हूं, राइट। ऐसे आप इस तरह की अगर एक टाइमलाइन बना लेंगे तो ये एक डायग्राम आपकी जीवन सॉल्व कर देगा, राइट। दोबारा जब रिवाइज करोगे तो यही एक पन्ना काफी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ दोबारा सब कुछ पढ़ना है, कहानी याद रहती है, खाली कुछ कुछ फैक्ट अगर इस पन्ने पे आ जाएंगे, टाइम दिख जाएगा तो सब कुछ समझ आने लगेगा कि क्या हो रहा है, राइट। तो चीजें आसान हो जाती है अगर मेरे साथ साथ, इस वीडियो के साथ साथ आप भी इस तरह के टाइमलाइन काइंड ऑफ माइंड मैप बना लें, तो यही आपका नोट्स भी है। चलो खैर, तो हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि भाई जो है 1772 तक माधव राव, और माधव राव ने इस चीज को संभालने की कोशिश करी है। दिस इज टर्म्ड एज मराठा रिसरेक्शन। मराठा रिसरेक्शन कहते हैं इसको। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज मराठा रिसरेक्शन, कि भाई संभालने की कोशिश कर ली इन्होंने। और अगर आपको याद आ रहा हो हमारा डिस्कशन विद मैसूर, तो ये 66, 71 ये लोग मैसूर पे अटैक भी कर रहे थे। यानी कि ऐसा सब कुछ खत्म नहीं हो गया था। अभी भी सिचुएशन में स्ट्रेंथ है, अभी भी मराठास में स्ट्रेंथ है। यहां से भी वो लोग वापस राइज कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो लोग अपने ही घर में जो है सब कुछ डिस्ट्रॉय ना कर दें, राइट। ऐसा कोई ना आ जाए जो सब कुछ तबाह कर दे घर के अंदर, है ना। ऐसा अगर नहीं हुआ तो अभी भी संभलने के मौके हैं। बट 1772 में बाय ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है उनको, तो ट्यूबरकुलोसिस से उनकी डेथ हो जाती है माधव राव की। अब माधव राव की डेथ के बाद वी लॉस्ट अ बिग लीडर, है ना, वही थे जो चीजें संभाल रहे थे। तो माधव राव की डेथ जो है 72 में, 1772 हिज डेथ। नाउ दिस इज अ शॉक। अब क्या हो? अब इनकी डेथ के बाद हमने समझा
कि इनकी डेथ के बाद, वापस आते हैं एक बार उसी डायग्राम पे वापस आते हैं, तो इनकी डेथ के बाद, माधवराव की डेथ के बाद, माधवराव के बेटे, सॉरी माधवराव के भाई नारायण राव कहेंगे ठीक है मैं बन जाऊंगा, मैं पेशवा बनूंगा, नारायण राव पेशवा बनेंगे। बट अब क्या है कि अब धीरे धीरे लोगों का सब्र का बांध कह सकते हो, या ओवरऑल जो कॉन्फेडरेसी की प्रॉब्लम थी, अब वो धीरे धीरे थोड़ी सी उठनी सी लगेगी। और यहां तो बिल्कुल ही इंटरनल कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा ही रायता फैलने वाला है। यहां पे क्या हो रहा है कि जब नारायण राव यहां पे राजा बन रहे हैं, पेशवा बन रहे हैं, टेक्निकली नारायण राव इस पेशवा, राइट, तब बुरा किसको लग रहा है? बुरा लग रहा है यहां पर रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव, रघुवा को बुरा लग रहा है, राइट। अब रघुनाथ राव के बारे में थोड़ा सा सोच के देखो, रघुनाथ राव बाजीराव का बेटा है, राइट, बाजीराव से कनेक्टेड है, बाजीराव का बेटा है रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव देख रहा है कि बाजीराव का दूसरा बेटा, यानी उसका भाई एक बार पेशवा बन गया, उसका बेटा पेशवा बन गया, उसका भी दूसरा बेटा भी पेशवा बन गया, मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब बनूंगा पेशवा। अब इसको इच्छ हो रही है कि यार मुझे भी जो है पेशवा बनना है। तो नाउ रघुनाथ राव वांट्स टू बिकम पेशवा। क्या करे भाई, क्या करे? उसकी जगह बन कौन रहा है? नारायण राव पेशवा बन रहा है, राइट। तो अब क्या करेंगे रघुनाथ राव? रघुनाथ राव विल प्ले डर्टी एंड रघुनाथ राव विल असैसिनेट, गेट हिम असैसिनेटेड, तो मार देंगे, राइट, ही विल गेट हिम असैसिनेटेड, तो ये उनको मार देंगे। तो ये जो है 72 73 में नारायण राव आए और चले गए, राइट। बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ कि नारायण राव की डेथ हो गई। अब क्या, अब बन गए ये पेशवा की, कौन बनेगा? मैं बनूंगा पेशवा। तो 73 74 समवेयर ये है पेशवा, राइट, है ना, ये पेशवा बन बैठे। अब जब ये पेशवा यहां पे बन बैठे हैं, तब क्या बाकी के जो लीडर्स हैं, बाकी के जो मराठा लीडर्स हैं, क्या वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, आप हमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम ही हो? हम देखेंगे नहीं, राइट। और स्पेशली यहां पे है नाना फडणवीस। नाउ दिस विल बी एक्चुअली नॉट सपोर्टेड बाय नाना फडणवीस एंड ऑल एंड अदर लीडर्स। कहते हैं कि कुछ 12 लीडर्स हैं, 12 भाई कहा जाता है, 12 भाई, बड़ा भाई, 12 भाई, राइट, हु विल से कि नहीं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। होता क्या है कि नारायण राव की डेथ के बाद जो है, डेथ के बाद सवाई माधवराव, राइट, इनकी वाइफ है गंगाबाई, गंगाबाई जन्म देती हैं सवाई माधवराव को। सवाई मतलब 1.25 साल के कुछ अभी हैं, 1 साल और जो है कुछ वो समथिंग, राइट, उतने टाइम पे वो बनेंगे। तो सवाई माधवराव, सवा महीना या 1.25 साल कुछ ऐसे ही, तो उम्र के ऊपर जो है सवा कहा गया, सवाई। तो सवाई माधवराव को बोलते, ये लोग सपोर्ट करते हैं, नाना फडणवीस सपोर्ट करते हैं कि सवाई माधवराव शुड बिकम पेशवा, और इनको डिपोज कर देते हैं, रघुनाथ राव को हटा दिया जाता है। तो कहानी एक्चुअली जो है, ये जो बिगड़ रही है, ये इनकी वजह से बिगड़ रही है, ये रघुनाथ राव रघुवा की वजह से बिगड़ रही है। ये बात समझे? इट इज अबाउट रघुनाथ राव। अभी यहां क्या बन रहा है, चलो ठीक है, नारायण राव असैसिनेट हो गया, उनके बेटे सवाई माधवराव को बना दिया गया पेशवा। ये रहेंगे पेशवा लंबे समय तक, थोड़ा 74 से 96, 20 साल ऑलमोस्ट जो है, 20-22 साल पेशवा बने रहेंगे ये। बट कहानी ये है कि इसमें रघुनाथ राव को आपने हटा तो दिया, बट यहां से झगड़ा चालू होता है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, झगड़ा यहां से चालू होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं, ये समझते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। तो हमने डिस्कशन किया, एक मिनट वापस उस टाइमलाइन पे है, सॉरी, जो है 72। तो 72 के बाद हमने समझा कि 73 74 समवेयर हमने समझा कि यहां पे रघोबा है, रघोबा, राइट। और फिर यहां पे आएंगे सवाई, टाइमलाइन और आगे भी है, बट रघोबा अभी हो चुके हैं दुखी, रघुनाथ राव को किनारे कर दिया गया है, और यहां से अंग्रेजों का इंटरफेरेंस अब संभव है, क्योंकि ये जो रघुनाथ राव हैं, ये जाएंगे अंग्रेजों के पास, राइट, ये जाएंगे अंग्रेजों के पास कि हमारी मदद कर दो। तो टेक्निकली अंग्रेजों को भी यहां पे मौका मिल जाएगा कि भाई चलो भाई, इंटरफेयर करने का मौका मिल रहा है, और मराठास के मामले में इंटरफेयर करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या है, इससे अच्छी बात क्या है, राइट। मराठास भाई हैं, सबसे बड़ा रूल है मराठा, सबसे बड़े जो है प्लेयर्स है मराठास। तो अगर मराठास को अगर हम किसी तरह से अपने कंट्रोल में ले आए तो वाओ, मजा ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स आर ऑल्सो वेरी मच इंक्लाइंड, उनके पास अपने मुद्दे हैं, दे हैव दैट पॉलिटिकल एम्बिशन, और प्लस अभी बात करते हैं गवर्नर जो है बॉम्बे का, उसके अपने कुछ मंसूबे।
आइए समझते हैं। तो हमने अभी जो बात करी बैकग्राउंड ऑफ मराठास की बात करी कि किस तरीके से मराठास राइज हुआ। अब समझते हैं कि बैटल शुरू कैसे हो रही है। 75 पे अभी हमने देखा कि रघोबा दुखी है, रघोबा का भी हमने दुख समझा यहाँ पे कि क्या हो रहा था, राइट है ना। रघुनाथ राव का भी हमने दुख समझा है कि हाँ भाई वो परेशान है, उनको हटा दिया गया, पेशवाशिप से हटा दिया गया, तो ही वांट समथिंग। अब क्या किया जाए, राइट। तो नाउ व्हाट विल सी कि रघुनाथ राव विल ट्राई कि हाँ अगर मुझे अंग्रेजों का सपोर्ट मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, राइट है ना। अंग्रेजों का सपोर्ट अगर मुझे मिल जाए तो बात बन सकती है। अब रघुनाथ राव पहुंचेंगे बॉम्बे के पास, बॉम्बे, कि भाई हमारी हेल्प कर दीजिए। थोड़ा ऊपर बना दिया बट कोई बात नहीं। तो बॉम्बे के पास जाएंगे रघुनाथ राव। नाउ अब बॉम्बे यहां पे क्या सोच रहा है, बॉम्बे ये सोच रहा है कि भाई हमारी वैल्यू, बॉम्बे की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं रह गई। थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम समझें तो 1773 में आ गया था रेगुलेटिंग एक्ट, ये अभी आया, पढ़ाया नहीं है, आगे आएगा। बट इस रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से हुआ ये कि अब जो जो है बंगाल का जो गवर्नर है, अब वो बन गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। और बाकी के जो दोनों गवर्नर है, यहां वाले और मद्रास वाले, अब ये क्या है, दोनों इसके सबऑर्डिनेट हो चुके हैं। ये उनको बुरा लग रहा है। क्यों सबऑर्डिनेट हो गए भाई, क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ वही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कि भाई ये एरिया क्योंकि इसके कंट्रोल में आ गया है आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, क्योंकि ये बड़ा एरिया इनके इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो एकदम से जो है ये बंगाल की या कैलकाटा की जो रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, बहुत बढ़ गई। ये बात बॉम्बे की सरकार को खटक रही है, बॉम्बे की सरकार को खटक रही है। अभी गवर्नर जनरल यहां पे बैठे हुए हैं, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स बैठे हुए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स बैठे हुए हैं, राइट। ये रहेंगे कुछ 72 से 85 रहने भी वाले हैं, ये लंबे समय, ये पूरे दौरान में, पूरी लड़ाई में यही रहने वाले हैं। अभी पहली लड़ाई में, तो पहली वॉर अगर हम समझ रहे हैं तो फर्स्ट वॉर, बॉम्बे भी दुखी है, बॉम्बे भी चाहता है कि अगर मैं यहां रघुनाथ राव की हेल्प कर दूं और ये मराठा का जो पूरा एम्पायर है, अगर किसी तरह मेरा इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो जाए, तो आज जो मैं बंगाल का सबऑर्डिनेट हो गया हूं, मैं सबऑर्डिनेट नहीं रहूंगा, उसका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट भी है। तो वो चाहता है कि हाँ भाई ये ट्रीटी कर ली जाए। एंड इसी के तहत ये लोग क्या करेंगे, ये लोग साइन करेंगे ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लेंगे। और यहीं से अब मुद्दा चालू हो जाता है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। तो ये जो पहली बैटल हम लोग लड़ रहे हैं, फर्स्ट वॉर इज बेसिकली 1775 से 1782, राइट। 1775 से 1782, विच इज टेक्निकली, जो 75 है ये ट्रीटी ऑफ सूरत है, और 82 जो है वो ट्रीटी ऑफ सालबाई है। तो सूरत से सालबाई की कहानी है ये पहली वॉर, फर्स्ट वॉर, सूरत से लेकर सालबाई तक। ठीक है, अभी ईयर के लिए इतना परेशान मत हो, कहानी पे ध्यान दो, राइट है ना। ईयर ठीक है, जो है धीरे धीरे टाइम फ्रेम का सेंस बनने लगेगा, क्रोनोलॉजी समझ में आने लगेगी, पर पहले मुद्दा समझोगे क्या हो रहा है, राइट। 75 से 82 का समय है। अब ये इस समय जो बॉम्बे कह रहा है कि ट्रीटी ऑफ सूरत कर देते हैं, तो एक बार देखें जरा ट्रीटी ऑफ सूरत क्या कह रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ सूरत इन्होंने कहा कि कर देते हैं। इन्होंने कहा कि हम आपको सोल्जर प्रोवाइड करेंगे, हम पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लीजिए, राइट है ना, कि हाँ जो है बॉम्बे इज लाइक कि सपोर्ट किया जाएगा आपको। बॉम्बे, ट्रीटी ऑफ सूरत हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रघोबा शुड गिव अस सालसिटे एंड बसीन। ये जो वसई दिख रहा है, वसई यही है एक्चुअली बसीन। बसीन एक देखे रहो, सालसिटे और बसीन यही पहले पोर्चुगीज के पास हुआ करते थे, मराठास ने छीने थे। अब मराठास से अंग्रेज मांग रहे हैं कि हमको दे दो भाई, हमारे काम ज्यादा आएगा, दे दो हमको, ऐसा करके मांग रहे हैं लोग। तो मराठास अब अंग्रेज क्या मांग रहे हैं? सालसिटे और बसीन मांग रहे हैं। प्लस कह रहे हैं सूरत और बरूच में, और दोनों ही ट्रेडिंग सेंटर हैं, दोनों में बढ़िया पैसा आता है, कह रहे हैं यहाँ के रेवेन्यू में हमको भी थोड़ा हिस्सा दिया करो। तो यहाँ पे जो बॉम्बे सरकार है, बॉम्बे का जो गवर्नर है, वो पूरी फाइट मार रहा है कि भाई मैं भी कोई ऐसी ट्रीटी कर दूं कि इज्जत बढ़ जाए मेरी भी, जैसे बंगाल की इज्जत है, जैसे आज वॉरेन हेस्टिंग की इज्जत है, वैसे मेरी भी इज्जत बढ़ जाए, हमारी भी इज्जत बढ़ जाए। बॉम्बे सरकार ये सोच रही है, राइट है ना, ये उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये ट्रीटी ऑफ सूरत कर दी इन्होंने। थोड़ी बहुत फाइट हुई और रियलाइज हो गया कि बात बनेगी नहीं।
अब यहां पर जब ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई, वापस आते हैं इस पे, ट्रीटी ऑफ सूरत, दिस इज ट्रीटी ऑफ सूरत। अब यहां पे वॉरेन हेस्टिंग्स बैठे हुए हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या कहेंगे ट्रीटी ऑफ सूरत को देख के, है ना, 75 वाली ट्रीटी ऑफ सूरत को देखकर क्या कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना, इनकी बात सुनिए आप। ये कह रहे हैं कि भाई आप होते कौन है ट्रीटी करने वाले, हम नहीं मानते आपकी ट्रीटी, बिकॉज टेक्निकली आई एम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यू आर सबॉर्डिनेट टू मी, राइट, है ना, यू शुड डिस्कस, राइट। अगर मेरा अप्रूवल नहीं है तो वो ट्रीटी मान्य नहीं है, वो नल एंड वॉइड है, मैं नहीं मानूंगा उस ट्रीटी को। एंड वो भेजेंगे कर्नल अपटन को, राइट, कि भाई जाओ पुणे पहुंचो। तो हम देखेंगे कि यहां पे बड़ा बड़ा जो है बहुत स्मार्टली प्ले किया है किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, कैलकाटा में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता और जाओ पुणे जाओ, राइट, है ना, पुणे जाओ, बात करो जरा, डिस्कशन करो। तो पुणे के साथ ये लोग दूसरी ट्रीटी कर लेंगे, एंड दिस ट्रीटी इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो कर्नल अपटन को भेजा और वो जो ट्रीटी ऑफ सूरत करी गई है उस ट्रीटी को, सूरत वाली जो ट्रीटी है उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया कि भाई ये वाली जो हमने ट्रीटी कर ली है, सॉरी, हम नहीं मानते इस ट्रीटी को। सूरत की ट्रीटी गई, नल एंड वॉइड, राइट। कौन कह रहा है, ऐसा कह रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स कि भाई अब हम नहीं मानते, इंस्टेड हम कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इसके तहत हम रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अंग्रेज यहां पे तुरंत बैकफुट पर चले गए हैं, रियलाइजिंग कि मराठास बड़े स्ट्रांग हैं, ये झगड़ा हम उठा नहीं पाएंगे, राइट, हम भिड़ तो जाएंगे लेकिन हमसे होगा नहीं ये वाला झगड़ा। तो बहुत ही समझदारी के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करेंगे, कहेंगे हम रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करते सर, राइट। हालांकि बॉम्बे गवर्नमेंट कहेगी नहीं हम नहीं मानते, बॉम्बे गवर्नमेंट अलग कह रही हम नहीं मानते, हम तो रघुनाथ राव को सपोर्ट करेंगे। तो यहां तनातनी चल रही है। बट अगर वॉरेन हेस्टिंग ने कह दिया तो वॉरेन हेस्टिंग का ही वचन है शासन, क्योंकि भाई वो है गवर्नर जनरल, राइट। यहां पे बॉम्बे सरकार अभी कुछ नहीं कर सकती। बट बॉम्बे जो है, बॉम्बे गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग वॉरेन हेस्टिंग्स ओवर हियर, दे आर स्टिल इन लाइन विद रघुनाथ, यहां रघुनाथ को सपोर्ट करेंगे। बट फिर भी अभी कुछ हो नहीं सकता। इसके पहले कि वो कुछ करते, एक मुद्दा और आ गया। मुद्दा क्या आ गया, हमें याद आएगा कि मैसूर में इसी समय जब हम मैसूर वॉर की बात कर रहे थे, या मैसूर वॉर को ना भी अगर हम कंसीडर करें, वी आर रियलाइजिंग कि 75 to 83, फिर से बनाते हैं टाइमलाइन, और हम समझ रहे हैं कि पहले 1775 हमने समझा कि एक सूरत की ट्रीटी हुई, बट समझदारी के साथ तुरंत ही इसको कहा कि कैंसिल 1776 ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गई। खाली पुरंदर लिख देते हैं, पुरंदर। बट अब यही दौर क्या है, यही दौर चल रहा है अमेरिका में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यही 75 से कुछ 83 समवेयर, दिस इज अमेरिकन इंडिपेंडेंस। राइट। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में जो है आपके ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस हो रहा है। तो ब्रिटिश और फ्रेंच की नहीं बन रही। सेम कहानी हमने, सेम सिचुएशन हमने देखी थी मैसूर के साथ भी, जब हम सेकेंड बैटल जो है की बात कर रहे थे, वहां भी हमने यही डिस्कशन देखा था कि हाँ यही एक जो है मेजर डिस्कशन है, फ्रांस से झगड़ा। तो फ्रांस के चक्कर में यहां भी झगड़ा हो जाएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि नाना फडणवीस एक्चुअली फ्रांस को एक पोर्ट दे देंगे कि हाँ ये रख लो, और अब इनकी भी सटक जाएगी। वॉरेन हेस्टिंग भी कहेंगे क्या कर दिया, फ्रांस को सपोर्ट कर दिया आपने, अब तो आप कुछ भी हो, आप मराठास हो या मुगल हो, अब तो हमें लड़ना पड़ेगा। एंड यहां पे इस गलतफहमी में कि हाँ वी कैन फाइट, वॉरेन हेस्टिंग ऑप्टेड टू फाइट, कि चलो हम लड़ लेते हैं। तो इस 77 का फ्रांस का नाम सुनते ही वॉरेन हेस्टिंग भी शायद अपना कूल खो बैठे, और वॉरेन हेस्टिंग डिसाइडेड कि वी विल फाइट, है ना। बॉम्बे को भी बोला कि हाँ ठीक है चलो लड़ते हैं ओवरऑल, एंड दे डिसाइडेड कि हाँ चलिए भाई फाइट किया जाए। नाउ वो सेना भेजी गई पुणे, राइट। तो सेना भेजी गई पुणे। अब यहां पे है महादजी शिंदे सही संभालेंगे, महादजी शिंदे इस वॉर के अभी हीरो ये थोड़ी देर के लिए। तब होगा क्या, होगा ये कि भाई पुणे पे अटैक किया जा रहा है, पुणे पे, राइट। यहां कहीं आपका मुंबई, बॉम्बे, राइट, और सेना आ रही है। रास्ते में जगह है खोपोली, राइट।
है ना, खोपोली। अब महादजी शिंदे क्या करेंगे कि कहेंगे अच्छा ठीक है रुकते हैं, और ये इनको रोकेंगे यहां पे कहीं समवेयर, विच इज तालेगांव। तालेगांव, अब ये टेक्निकली एक्चुअली पहाड़ी एरिया है, घाट एरिया है, एंड घाट एरिया में दे हैव एडवांटेज, मराठास हैव एडवांटेज बिकॉज दे आर वेरी गुड इन गोरिल्ला वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स, राइट। पहाड़ों वहाड़ों पे लड़ने में काफी तेज है, तो अंग्रेज यहां फंस जाएंगे। प्लस वो खपोली पे भी अटैक कर देंगे। खपोली सप्लाई था, रसद आ रही थी, खपोली पे अटैक किया। अब अंग्रेज बीच में क्या है, अब अंग्रेज बीच में यहां पे दब गए हैं, यहां बीच में फंस गए। अब यहीं पास में है वडगांव, वडगांव, और अंग्रेज कहेंगे भैया सॉरी गलती हो गई, ट्रीटी कर देते हैं, राइट, है ना, हार मान लेंगे, कहेंगे सरेंडर सरेंडर सरेंडर। ये बहुत बड़ी जीत है भाई, अंग्रेज सरेंडर कर रहे हैं, मान लिया कि हाँ हाँ आप जीत गए जीत गए। तो यहां मराठास ने ये दिखा दिया कि देवर मराठास। इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचिए पुणे पे अटैक कर देंगे, आप चले आएंगे हमारे घर पे और जो है अटैक करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वहीं वडगांव पे मुंह की खानी पड़ी। जितना अब तक जो समझदारी दिखाई थी आपने ट्रीटी ऑफ पुरंदर में, सारी समझदारी अब किनारे हो चुकी है। ट्रीटी ऑफ वडगांव वाज ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। तो बॉम्बे को ये ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करनी पड़ेगी। ट्रीटी ऑफ वडगांव, जो भी एडवांटेज मिला हुआ था अब वो किनारे हो चुका है। ट्रीटी ऑफ वडगांव सुनाओ, तो ये ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 हो रहा है, इसे भी लिख देते हैं 1779, एक नई ट्रीटी वडगांव में। और ये काफी बुरी ट्रीटी हो, वडगांव की ट्रीटी, राइट, वडगांव की ट्रीटी। और हुआ कि अब तक आपने जो हमारी टेरिटरी वेरिटी आपने कब्जा करी है, वापस करी है समथिंग, राइट, है ना, जो है रिकवरी है ना, वापस करी। तो अंग्रेजों को ये थोड़ा सा झटका लगा, इनफैक्ट स्पेशली बॉम्बे सरकार को ये झटका लग गया कि भाई हम हार भी गए, जो बोल रहे थे, है ना, बोलते बोलते हार भी गए यहाँ पे। तो 79 ट्रीटी ऑफ वडगांव, जो भी एक्वायर्ड टेरिटरी है आप वापस करिए। ये हो गया क्या, महादजी शिंदे की जो है एक बड़ी जीत। प्लस भारत के हिसाब से भी देखो तो मराठास ने यहाँ पे अंग्रेजों को हरा दिया है, तो उस हिसाब से भी ये बड़ी जीत, बहुत बढ़िया, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, है ना, ये देखिए साइन वाइन कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं कि गलती हो गई, सॉरी कर रहे हैं। तो नाउ अब 79 टू 82 की कहानी क्या है। 79 से 82 हमारा जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, 82 तक वॉरेन हेस्टिंग्स विल नॉट एग्री, कह रहा है कोई ये ट्रीटी मैं नहीं मानता। कौन सी ट्रीटी ऑफ वडगांव, क्या मैं नहीं साइन कर रहा, और जब तक मैं रेटिफाई नहीं करूंगा ट्रीटी मान्य नहीं है। तो करना क्या है फिर, आप ट्रीटी नहीं साइन करोगे तो करना क्या है, तो फिर लड़ना पड़ेगा। तो हाँ लड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, बड़ी सेना भेजो, पूरी फोर्स लगा दो, एंड नाउ दे विल अटैक अगेन, एंड दे विल नॉट ओनली अटैक पुणे तो दूर की चीज है, वो पेरिफेरी पे अटैक करना शुरू करेंगे, राइट, नागपुर वगैरह जो है, सेंटर मालवा वगैरह पे अटैक करना चालू करेंगे। तो नाउ दे आर अटैकिंग अगेन। तो वॉरेन हेस्टिंग सेड नो, राइट, वॉरेन हेस्टिंग सेड नो, हमें जो है ये युद्ध हमें ये ट्रीटी मान नहीं है, एंड वी विल फाइट। तो हम देखेंगे कि अहमदाबाद चला गया है, राइट, अहमदाबाद चला गया, अहमदाबाद हरा लिया इन्होंने, राइट। देन इधर जो है ये बसीन वगैरह वापस बसीन चला गया है, राइट। देन कैप्टन पोफम ने ग्वालियर कैप्चर कर लिया है। ग्वालियर कहां पहुंच गए हैं, ये शिंदे के पास पहुंच गए, शिंदे हार गए, राइट, सिंधिया हार गए, है ना। देन जो है ये सिंधिया हार गए सिपरी पे भी 1781 में। तो अब बेसिकली ग्वालियर सिंधे जब शिंदे हार रहे हैं, सिंधिया हार रहे हैं, तो नाउ सिंधिया विल एक्चुअली मीडिएट। जब वो हार गए, ग्वालियर हार गए, अब एरिया पे काफी इंपैक्ट पड़ने लग गया, राइट, है ना। जब ये लोग जीत रहे हैं, एकदम से सारे नाम रटने मत बैठना भाई देवे कि गोदार्ड हैं तो कैमेक हैं, है ना, ये सब एकदम नाम नहीं रटने, पहले कहानी समझो, फैक्ट्स बाद में याद कर लेना। अगेन हिस्ट्री में जो है जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो एकदम से सारे फैक्ट्स रटने की कोशिश मत किया करो, पहले एसेंस समझा करो कि क्या हो क्या रहा है। 25-30%, 25-40% जो है अगर फैक्ट भी याद रह जाए बहुत बढ़िया, कि हाँ भाई ऐसे टाइमलाइन बना ली, नोट्स बना दिए, समथिंग हेल्पफुल, राइट। लेकिन उससे ज्यादा जो है फैक्ट रखने बैठ जाओगे तो कहानी भूल जाओगे। तो ध्यान रखा करो उसे कि हाँ पहले एसेंस समझो यहाँ पे। तो एसेंस हमें समझ में आ रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग सेड नो, हम भिड़ेंगे, और जब वो भिड़े तो 2-4 सेंटर कैप्चर कर ले गए, और जब वो 2-4 सेंटर कैप्चर कर ले गए तो सिंधिया बोल रहा है कि रुको मैं बात कराता हूं, राइट, है ना, पेशवा से बात कराता हूं, सॉल्व कराता हूं आपका मुद्दा, है ना, वडगांव में आपकी बेइज्जती हुई थी, माना, दिल पे क्यों ले रहे हो, इट्स ओके, सॉल्व करा देते हैं। तो अब जो है अब वो कराएंगे ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब ट्रीटी ऑफ सालबाई होगी जो कि बेसिकली दोनों के लिए फेस सेविंग है, दोनों के लिए फेस सेविंग है ट्रीटी ऑफ सालबाई। यहां पे
कि भाई जो है ठीक है, सिंधिया वगैरह भी हार रहे थे, प्लस जो है अंग्रेज भी पहले भारी तो मतलब हार तो गए ही थे, तो काइंड ऑफ दोनों लोग एक तरह से मान रहे हैं कि हाँ भाई अपने अपने सेंटर पे रहो, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, टेक्निकली हम और आप अलाय हैं, राइट। तो आइए देखते हैं जरा इस ट्रीटी में क्या दिया हुआ है। तो इस ट्रीटी में दिया है कि भाई जो है सालसिटे अंग्रेजों के पास ही रहेगा। अब देखो अंग्रेजों की भी चलेगी ना, थोड़ी जीत गए लोग, लेकिन फिर भी बसीन एंड ऑल जो भी टेरिटरीज हमने बाकी जो कैप्चर करी हैं वो मराठास को वापस कर देंगे। फतेह सिंह गायकवाड़ वहीं गुजरात में ही रहेंगे, कोई छेड़ेगा नहीं, राइट। दूसरा, रघुनाथ राव को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, यानी अंग्रेजों ने यहां पे रघुनाथ राव का कॉज हाथ जोड़ा रघुनाथ राव से कि भैया आपको हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत भारी पड़ेगा हमें। तो रघुनाथ राव को यहां पे साइडलाइन कर दिया गया कि अब रघुबा को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। प्लस हैदर अली कह रहे हैं हमारे और आप में मीडिएशन में हैदर अली की जो भी जो है हैदर अली हमारी अगर कोई टेरिटरी दे देता है, मैसूर अगर हमारी कोई टेरिटरी दे देता है तो आप वापस करवाएंगे। तो हमें याद आया कि मैसूर वॉर में भी तो मराठास थे, सपोर्ट कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो यहां पे हो गया कि अब जो है 1782 में मराठास शुड नॉट सपोर्ट मैसूर। तो हमें याद आया कि 80 वाली जो लड़ाई थी उसमें मराठास साइडलाइन हो जाएंगे, मराठास जो है हैदर को छोड़ देंगे, वो यही रीजन है, सालबाई ही है कि इन लोगों पे ट्रीटी हो गई। इसी समय मैसूर वॉर भी चल रहा है, तो मैसूर मराठास कहेंगे ठीक है अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे मैसूर को। चलिए, जिन्होंने मैसूर का वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिएगा, राइट। जो है एक लाइन से ही पूरी सीरीज पढ़ डाल दो, स्पेक्ट्रम सीरीज, आपकी पूरी मॉडर्न खत्म हो जाएगी, बहुत आराम से खत्म हो जाएगी, राइट। चलिए, प्लस हमारा जो ट्रेड में प्रिविलेज था वो चलता रहेगा। पेशवा किसी और यूरोपियन नेशन जैसे कि फ्रेंच को सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। अब महाजी सिंधिया अब यही हमारी मदद करेंगे, यही जो है इसको मीडिएट किया करेंगे, इस ट्रीटी को इंश्योर करेंगे कि हाँ ये ट्रीटी रन करे। तो इस तरीके से सालबाई की ट्रीटी कर दी लोगों ने कि हाँ भाई वापस गेम में जो है अंग्रेज आ चुके हैं। बट यू मस्ट रियलाइज कि थोड़ा फेस सेविंग है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज फेस सेविंग फॉर बोथ साइड। कि भाई वो लोग भी हार रहे थे, अंग्रेज भी हार ही गए थे बड़े गांव पे, तो अंग्रेजों को लगा कि अभी वक्त हुआ नहीं है इनसे पंगा लेने का, राइट। अगर अभी पंगा लेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा, राइट। तो अभी हमने बात करी फर्स्ट वॉर की 75 से 82, पहली वॉर हमने खत्म करी। एक बार टाइमलाइन पे वापस आते हैं। तो 82 पे हम देख रहे हैं कि लास्ट ट्रीटी ऑफ सालबाई ये समझा है हमने, और इसके साथ हमने पूरी एक वॉर, एक बैटल खत्म कर दी। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है, दिस इज फर्स्ट बैटल। नाउ 20 साल तक कोई कुछ नहीं कहेगा, भैया तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, समझ में आ गया है, भारी पड़ जाते हो तुम। अगली जो भिड़ंत हो रही है इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, समय की इस रेखा को एक्सटेंड किया जाए। कहेंगे अगली जो भिड़ंत हमें दिखेगी वो दिखेगी 1802 में, 20 साल बाद। 1802 से कुछ 1805 की कहानी, 1802 कह लो, 1803 कह लो, है ना। तो रफली 1803 1805 समझ लीजिए, 1803 से 1805 जो है समवेयर कहानी है। अब ये 20 साल बाद झगड़ा हो रहा है। ये साइलेंस का जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको। पहली बात तो इनको समझ में आ गया कि मराठा से अभी झगड़ा नहीं किया जा सकता। एंड आपको जरा मैं याद दिलाऊं कि ये वो समय है जहां पर 99 तक आते आते 1799 तक आते आते पहले मैसूर को सॉल्व किया गया है, राइट। थर्ड बैटल 92, फोर्थ बैटल 99, 70 80 90 100, तो 90 100 तक अब मराठास वाली मैसूर वाली कहानी खत्म हो चुकी है। फिर से कह रहा हूं कि 99 तक आते आते या 1802 तक आते आते या अगली भिड़ंत तक आते आते अंग्रेजों ने पहले क्या सॉल्व किया है, अंग्रेजों ने पहले मैसूर को सॉल्व किया कि एक साथ सारे फ्रंट नहीं खोलते, पहले मैसूर खत्म कर लेते हैं। मैसूर अब जो है जब सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से, जब टीपू मारे जाएंगे 1799 में, अब तुम समझोगे अरे ये थोड़ा सा बाय डिजाइन भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं, ये बाय डिजाइन भी हो रहा है कि यही सही है इस समय करना। पहले मैसूर सॉल्व करते हैं और उसके बाद जब मैसूर भी हाथ में आ चुका है तब जो है हम देखेंगे कि अगली लड़ाई सेकेंड बैटल ऑफ मराठास हमें देखने को मिलेगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए तो आइए बात करते हैं दूसरी बैटल की। दूसरी बैटल हम देखें तो आती है हमारी सेकेंड बैटल 1803 से 1805। आइए देखते हैं यहां क्या हुआ। नाउ अब इसका भी जो है बिल्डअप, अब हो क्या रहा है, (1796) समवेयर सवाई माधवराव ही कमिटेड सुइसाइड, राइट। और फिर से अब वही बात उठी कि अब कौन बनेगा,
नेक्स्ट पेशवा कौन होगा, अगला पेशवा कौन होगा, अगला कौन लीड करेगा, राइट। अब ऑप्शन क्या है, यहां पे सवाई माधवराव नहीं रहे, सवाई माधवराव यहां पे नहीं रहे, एंड ऑप्शन क्या हुआ, कौन बना नया पेशवा, रघोबा का बेटा बाजीराव टू, जो कि क्या एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, वी विल रियलाइज नो। क्या ये इस समय यहां पे सब कुछ हैंडल कर पाएगा, वी विल रियलाइज नो। ये तो बात यहां नहीं बनती दिख रही है। तो बाजीराव टू इज कमिंग इन द पिक्चर नाउ, और कब तक रहने वाले हैं, तो सेकेंड बैटल भी यही लड़ेंगे, सेकेंड बैटल लड़ेंगे क्या, यही है, और थर्ड बैटल में भी यही है, सेकेंड और थर्ड में दोनों में पेशवा यही है, क्योंकि थर्ड बैटल है 17 में, 1817, तब हम 1800 में एंटर कर चुके, मराठास की बात कर रहे हैं, सेकेंड बैटल है, और अभी फिलहाल पेशवा बन चुके हैं, पेशवा बन चुके हैं बाजीराव टू। कहा जाता है वर्थलेस सन ऑफ रघुनाथ राव, किसी काम के नहीं है, बट अब जो है बाजीराव टू यहाँ पे पेशवा बन चुके हैं, राइट, बाजीराव टू। अब 1796 में पेशवा ये बन गए, 1796 समवेयर बाजीराव टू, और नाना फडणवीस ने कहा कि ठीक है मैं बन जाता हूं चीफ मिनिस्टर, आई हैंडल, बट उसी में 5 साल बाद नाना फडणवीस की भी डेथ हो गई, तो अब कोई लीडर रहा ही नहीं। बैकग्राउंड में अहिल्याबाई होलकर वगैरह भी, उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो वो भी नहीं है अब लोग, राइट। तो अब कोई लीडर नहीं बच रहा है, कोई एक अच्छा लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर जो इस पूरे सिस्टम को चला सके सेंटर पे पेशवास के साथ, अब कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्या किया जाए, है ना। अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो हम कह रहे थे ना कॉन्फेडरेसीज का इशू, तो कॉन्फेडरेसी का इशू हमें देखने को मिल रहा है कि बाजीराव टू जसवंत राव होलकर के भाई, होलकर है ना, जो है इंदौर में बैठे हुए हैं, तो जसवंत राव होलकर के भाई विट्ठू जी को असैसिनेट कर देंगे, मार देंगे। अब जसवंत राव होलकर इज वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरियर राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। जसवंत राव होलकर को चैलेंज करना वाज रॉन्ग, राइट, है ना, बिल्कुल भी प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल काम नहीं था ये, कि आपने जसवंत राव होलकर को छेड़ दिया। जसवंत राव होलकर चढ़ाई कर देंगे, जसवंत राव होलकर, बाजीराव टू और सिंधिया एक तरफ, और जसवंत राव होलकर एक तरफ, ये हरा देंगे, और ये पहुंच जाएंगे कहां, ये पहुंच जाएंगे पूना। ये कहेंगे कि भाई अब विनायक राव पेशवा है, इनको मतलब कहने का मतलब हटा दिया, बाजीराव टू को पेशवाशिप से हटा दिया। अब जब बाजीराव टू को पेशवाशिप से हटा दिया, तो जो पापा ने इनके काम किया था, रघोबा ने, कि अंग्रेजों के पास चले गए थे, इन्होंने भी सेम वही इतिहास दोहराया, ये भागते हुए अंग्रेजों के खेमे में चले गए और बोला कि बचा लो बचा लो। तो 1802 में देखिए, इसीलिए 1802 निकलता है मुंह से, तो 1802 आखिरी दिन है एक्चुअली 1802 का, और इन्होंने जाके ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर दी, राइट, ट्रीटी साइन कर दी जाके बसई में, बसीन में, है ना। और ये अंग्रेजों के साथ कर बैठे सब्सिडरी अलायंस। तो ये है आपकी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस सुनते ही हमें याद आया कि इस समय कौन एग्जिस्ट करता है, ही इज वेलीजली, वेलीजली, ही इज नोन फॉर व्हाट, ही इज नोन फॉर सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के लिए जाने जाते हैं, सब्सिडरी अलायंस, राइट, सब्सिडरी अलायंस, जिसके थ्रू ये अपना पॉलिटिकल इंफ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। क्यों इंफ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, ताकि कल को अगर फ्रांस एक्सपैंड करे या नेपोलियन एक्सपैंड करे तो वी शुड हैव फुल कंट्रोल। तो अपना पॉलिटिकल इंफ्लुएंस लोगों के साथ, राजाओं के साथ ट्रीटी करके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन, वेलीजली। तो सब्सिडरी अलायंस के लिए ये फेमस है, जाने जाते, बहुत सारे राजाओं के साथ सब्सिडरी अलायंस करी है ऑलरेडी। निजाम के साथ, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ कर चुके हैं, हैदराबाद के साथ, तो हैदराबाद अब इनके इन्फ्लुएंस में है, अवध इनके इन्फ्लुएंस में है, ट्रीटी हो गई है। एंड देन मैसूर में आपको याद आ रहा है कि टीपू इन्हीं के टाइम में मारे गए, और फिर मैसूर के साथ भी ट्रीटी, सब्सिडरी अलायंस इन्होंने की है, राजपूतों के साथ सब्सिडरी अलायंस इन्होंने किया है, राइट। तो वेलीजली ये जो समय है, ये 1800 लगभग 1798 से 1805 का समय है, इसका समय है वेलीजली का। अब इनके समय में, इनके एरा में, इनके समय में ये चले गए कहां, ट्रीटी साइन करने। इन्होंने भी जाके सब्सिडरी अलायंस साइन कर दी, राइट। अभी जो सब्सिडरी अलायंस इन्होंने साइन करी है ना, ट्रीटी ऑफ बसीन 1802, राइट, कर दिया इन्होंने साइन। वो भी देख रहा है बैठ के, हो ये क्या हो गया, साइन कर दी इन्होंने मराठास ने, राइट, ये तो हो गया भाई, जीत ही गए अब तो भाई। मराठास ने अगर सब्सिडरी साइन कर दी तो अब क्या ही बच रहा है जीवन में, राइट। अब तो हम हैं, सर्वे सर्वा हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे देखो मदद मांगी तो इन्होंने कहा ठीक है देंगे भाई, आपको इन्फेंट्री दे देंगे, आर्टिलरी दे देंगे, कुछ 6000 सोल्जर दे देंगे, बताओ और क्या चाहिए, राइट। बदले में तुम पैसा दे देना, इतनी टेरिटरी दे दो कि 26 लाख रुपए निकले कम से कम,
राइट, कोई नंबर नहीं रटना, बट हाँ कि हाँ भाई पैसा भी दोगे आप, हमें टेरिटरी दे दो कि जिसके रेवेन्यू से हमारा खर्चा निकले, तो खर्चा भी आप ही उठाओगे। प्लस प्लस हमारी टेरिटरी में तुम चौथ इकट्ठा नहीं करोगे, स्पेशली निजाम की टेरिटरी में, मतलब निजाम से झगड़ा नहीं करोगे। आप कहोगे चौथ क्या होता है सर? चौथ होता है कि निजाम का रेवेन्यू जो है उसमें से आप 25% क्लेम कर रहे हैं, दैट इज एक चौथाई मराठास कह रहे हैं कि हमारा हक बनता है। तो निजाम की डोमिनियन में 25% ऑफ द रेवेन्यू शेयर मांग रहे हैं, दैट इज चौथ। कह रहे हैं नहीं आप नहीं मांगेंगे, राइट है ना? क्यों? क्योंकि भाई निजाम हमारा दोस्त है, हमारा सब्सिडी अलायंस है उससे। प्लस किसी यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, आपका जो फॉरेन रिलेशन है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, है ना? ये नहीं कि आप किसी से भी दोस्ती करें, किसी से झगड़ा कर लें ना। तो टेक्निकली पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया है। किसको? मराठास के पेशवा को, बाजीराव टू को। बोला है हम सपोर्ट करेंगे, बढ़िया। अब जब पेशवा ने साइन कर दिया तो हुआ कि भाई बुरा लगा लोगों को, है ना? लोग सिंधिया भी बोलने लगे, ऐसे कैसे, है ना? सिंधिया बोलने लगे, बहुत से बोलने लगे नहीं हम लड़ेंगे, हम नहीं होने देंगे ऐसा, ऐसे आप सब्सिडियरी नहीं साइन कर पाएंगे, राइट? एंड सिंधिया एंड भोसले फॉट। बट वही है कि वेलीजली का समय है, उसका भाई भी है यहाँ पे आर्थर वेलीजली, वो भी फाइटर आदमी, वो भी आ गया, लड़ाई हो गई, इन सबको हरा दिया उसने। देन जसवंत राव होलकर रह गए थे, उन्होंने भी कोशिश मारी, फाइट किया, 1 साल बाद ऑलमोस्ट, राइट, कि जो है हम नहीं मानेंगे, एंड तीनों ही लोग हार गए यहाँ पे ना। एक बात रियलाइज करो कि हाँ ट्रीटी भले साइन हुई, बट फिर भी बैटल में लोग हारे हैं। ये नहीं कि सिर्फ ट्रीटी साइन होकर मुद्दा खत्म हो गया, नहीं, बैटल में हार गए लोग यहाँ पे, राइट? तो 1803 में भोसले और सिंधिया दोनों के साथ ट्रीटी साइन हो गई। अब ये वाला थोड़ा सा मैं ट्रीटी रटने की जरूरत नहीं, ट्रीटी में क्या हुआ, बट हाँ भोसले देवगांव, ऐसा मैच दी कॉलम आ सकता है, सिंधिया सुरजी अंजनगांव, साथ से सिंधिया साथ से सुरजी, और होलकर है राजपुर घाट, भोसले देवगांव, राइट है ना? ये कम से कम मैच द कॉलम ऐसा करके सवाल बन सकता है, जब रिवाइज करना तो याद कर लेना, ठीक है? चलिए, तो जो है इस तरीके से देखा कि सेकेंड बैटल में कहानी काफी ठप हो चुकी है, सेकेंड बैटल में कहानी काफी हाथ से निकल चुकी है, ये मुद्दा हो चुका है सेकेंड बैटल में, राइट? अब समझो कि सिग्निफिकेंस कहा जाता है कि अब मराठास पुणे में भी अब सेना है, राइट? इधर आपके मैसूर में भी सेना है, इधर हैदराबाद में भी सेना है, राइट? उधर अवध भी जो है, अवध भी अपने कंट्रोल में सेना है यहाँ पे। तो ओवरऑल अब जो अप्रोच रीच मिल गया है मुगल्स का, यह है अंग्रेजों को, ये बेहतरीन है, राइट? यहां से राइज करना भाई डेफिनेटली बनता है। कहते हैं कि ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन है, इट गेव द इंग्लिश की टू इंडिया, क्योंकि एक बड़ी अंपायर पे आप समझिए, एक बड़ी अंपायर अब आपके इन्फ्लुएंस में है, ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया अब इन्फ्लुएंस में आ चुका है, तो की टू इंडिया कहा जाता है। हालांकि ये डिबेटेबल है, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ है, धीरे धीरे और होगा, राइट? अभी बाकी है, बट फिर भी ठीक है, उस डिबेट में जो भी करना है। बट फिलहाल हमें समझ में आ रहा है कि हाँ जो है काफी बड़ा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंग्रेजों का 1805 तक आते आते क्रिएट हो चुका है, और इसीलिए वेलीजली को इतना क्रेडिट भी दिया जाता है कि वेलीजली इस तरह का कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम आते हैं तीसरी बैटल पे, थर्ड बैटल की हम बात करने जा रहे हैं, आखिरी बैटल। तो फिर से एक बार जो है टाइमलाइन हमने क्या समझा, जल्दी से यहां तक की बात कर लेते हैं। एक हमने समझा कि 75 से लेकर 82 की कहानी समझी हमने, 1775 से 1782 विच वॉज फर्स्ट बैटल, और ये शुरू हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत से और खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई पे, जिसमें बीच में ट्रीटी एक और भी हुई थी जिसका नाम था पुरंदर, फिर एक और भी हुई थी जिसका नाम था वडगांव, और जैसे जैसे ये अगर 4 नाम ध्यान रहेंगे तो बाकी कहानी अपने आप याद आ जाएगी, और फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई, राइट? सिंधिया को हरा के ट्रीटी ऑफ सालबाई, दिस वॉज योर फर्स्ट बैटल। खाली रेफरेंस 70 के आसपास कहीं, राइट? या ऐसे कर लो 80 के आसपास कहीं रफली याद कर लो, राइट? दूसरा अगर हम समझे तो दूसरा ये 20 साल कुछ नहीं बोले, चुप रहे, 20 साल ये लोग चुप जो है कुछ नहीं बोले, चुप रहे, राइट है ना? एंड 1803 से 1805 ये हमने समझा भाई ट्रीटी ऑफ बसीन से चालू हुआ, बसीन से, और फिर जो है 3 ट्रीटी और हो गई, राइट? एक राजपुर घाट, एक सुरजी अंजनगांव और एक देवगांव,
राइट है ना, जो है हमने समझा कि 3 ट्रीटी यहाँ पे और हो गई। दूसरी बैटल, बट दूसरी बैटल ऑलमोस्ट सब कुछ चला गया, आपने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दिया है, तो टेक्निकली आपने अब जो है अपनी फ्रीडम खत्म कर दी है। अब आप वही करेंगे जो कि जो है वो लोग चाहते हैं। आपके राज्य में उनका एक रेजिडेंट बैठेगा, राइट, जो बताएगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको रोकेगा। आप अपनी सोवरेनिटी काफी हद तक आप सबमिट कर चुके हैं, तो अब आप ऐसा इंडिपेंडेंट से राजा नहीं रहे हैं, अंग्रेजों का काफी आपके ऊपर चलता है। तो ये जो सेकेंड बैटल है, सेकेंड बैटल में काफी भारी नुकसान हो चुका है। अब थर्ड बैटल जो होगी, थर्ड बैटल बिल्ड हो रही है 1817 में। 1817 की कहानी है, 1817। दिस इज योर थर्ड बैटल। इस मुद्दे पे हम लोग यहां पे पहुंच रहे हैं, अभी थर्ड बैटल की बात कर रहे हैं। नाउ जो है थर्ड बैटल में अगर हम देखें तो थर्ड बैटल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। थर्ड बैटल में एक और चीज हो गई है साइड में कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया है, चार्टर एक्ट 1830, और 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स आए। लॉर्ड हेस्टिंग्स, राइट, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ये कहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स? लॉर्ड हेस्टिंग्स देख रहे हैं कि जो 1813 वाला एक्ट है, ये एक्ट हमारी मोनोपोली लेके चला गया है। मोनोपोली खत्म हो गई है, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। खाली चाय और चाइना में रह गई, ये पढ़ाएंगे आगे, बट अभी जस्ट कनेक्ट करने दो मुझे। तो 1813 में हम देखेंगे कि चार्टर एक्ट आया, और चार्टर एक्ट ने एकदम से अंग्रेजी कंपनी से कहा, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि भाई आपकी अब से कोई ऐसी मोनोपोली जो है नहीं रहेगी इंडियन ट्रेड पे। कहने का मतलब नाउ इंडिया में खाली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, और भी कंपनीज 1 2 4 5 10 और भी कंपनीज आएंगी, ट्रेड करेंगी। यानी कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू, पैसा, ट्रेड वाला पैसा इफेक्ट होने वाला है? रियलाइज, यस, झटका लगेगा, दूसरी कंपनी आएगी, अच्छा करने लगेगी, राइट है ना। ये ट्रेडिंग कंपनी उतना अच्छा नहीं कर रही है, लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो ये बात हम समझेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी में। बट फिलहाल नुकसान हो रहा है, इतना समझ लो अभी कि 1813 में मोनोपोली जाने से नुकसान हो रहा है। अब ये मोनोपोली जाने का भरपाई कैसे होगी? तो अब जब लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे तो इनका पर्सपेक्टिव अलग है, इनका नजरिया अलग है, राइट। ये कह रहे हैं कोई अलायंस नहीं करना है। यहां पे समझो तो यहां हम बात कर रहे थे कि अलायंस हुआ है, जिसे आप कह रहे थे सब्सिडियरी अलायंस, राइट। बट ही बिलीव्स इन पैरामाउंट सी। कि अलायंस क्या भाई, छोटे लोगों से क्या अलायंस होता है? आप छोटी पावर है, हम बड़ी पावर है, हम पैरामाउंट पावर है। तो इनकी थॉट प्रोसेस, इनका फिलॉसफी बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंट है इनकी फिलॉसफी। कह रहे नहीं, हम कोई ऐसी अलायंस थोड़े करते हैं, अलायंस बराबर वालों से होता है, आप बराबर नहीं है हमारे। तो इनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। अब जरा समझते हैं कि क्या हुआ। तो इनको पैसों की जरूरत है, और जो है इनका थॉट प्रोसेस भी हमने समझा कि काफी डिफरेंट है। अब यहां पे मुद्दा आता है पिंडारीज का। पिंडारी पहचानते हो इनको? एक मूवी आई थी वीर, तो बोलते हैं कि हाँ पिंडारी है। पिंडारी कोई कास्ट नहीं है, पिंडारी का ग्रुप, राइट है ना, कि हाँ एक ग्रुप है, एक क्लैन भी नहीं कहना चाहिए, ना ही कास्ट है, ना ही ऐसा कुछ वो है। इट्स अ ग्रुप, इट्स अ मर्सिनरी जो है बॉडी। कहते हैं कि 33,000 50,000 कुछ इनके जो है ग्रुप में सोल्जर हुआ करते थे, और ये लोग मराठास के साथ लड़ाई लड़ा करते थे। तो कभी शिंदे के साथ, तो कभी जो है होलकर के साथ। तो ये ऐसे मराठास की आर्मी का ये लोग पार्ट हुआ करते थे। अब हो क्या रहा है, क्योंकि मराठास आर गेटिंग वीकर, तो दे आर नॉट एबल टू सपोर्ट पिंडारीज, राइट है ना। तो थोड़ा मुद्दा समझते हैं कि मुद्दा है एक्चुअली पिंडारीज का। और पिंडारीज एक्चुअली मराठास के साथ थे। अब मराठास की इकोनॉमी खुद डिक्लाइन कर रही है, मराठास ने खुद सब्सिडरी साइन कर ली है, राइट। इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, पैसों की जो है शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी अलायंस भी साइन कर ली थी, प्लस ऐसा कुछ इनोवेशन कर भी नहीं रहे, तो क्या ही करें। तो पिंडारीज की हालत खराब है। नाउ ये लोग पैसा कहां से लाए? तो दे स्टार्टेड रेडिंग, कि आसपास का गांव एंड एवरीथिंग, दे स्टार्टेड रेडिंग। भाई इनके पास भी सेना ही है ना, 25-30 हजार लोग हैं ये लोग, है ना, 50,000 लगभग 30,000 से 50,000 लोग हैं ये लोग। तो नाउ दे स्टार्टेड रेडिंग इन द एरियाज ऑफ ब्रिटिशर्स एज वेल, राइट। तो कहीं मद्रास के आसपास, कोरोमंडल कोस्ट पे, तो ये सब अटैक करने लग जाएंगे। जब अटैक करने लगेंगे तो पिंडारीज को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। तो नाउ दिस इज वर्सेस ब्रिटिश।
कि ब्रिटिशर्स को इनको टर्मिनेट करना पड़ेगा, इनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इनको ढूंढ ढूंढ के जो है एक्सटिंग्विश किया जाएगा, है ना, सॉल्व किया जाएगा इनको, राइट। सो नाउ तो ये पिंडारी से जो है यहाँ पे झगड़ा हो चुका है, और पिंडारी ऑफ कोर्स अंग्रेजों का सामना तो नहीं कर सकते हैं, अंग्रेज काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, तो काफी लोग मारे जाएंगे, काफी लोग जो है भाग जाएंगे, एंड दिस इज हाउ जो है पिंडारीज को टर्मिनेट किया जाएगा ना। मराठास को ये बात डेफिनेटली बुरी लगेगी, मराठास बिकॉज उनको लगता है कि हाँ जो है पिंडारीज हमारे प्रोटेक्शन का पार्ट है, राइट, ऐसा कैसे आपने पिंडारीज के साथ कर दिया, राइट, तो वी विल फाइट। और दूसरा, ट्रीटी ऑफ बसीन का गुस्सा है ऑलरेडी मराठा लीडर्स को लग रहा है कि हमने अपनी आजादी दांव लगा दी है, राइट, हमें वापस चाहिए, अपने पुराने दिन चाहिए वापस, इतना बढ़िया हम लोग का राज्य हुआ करता था, राइट। सेम ये बाजीराव टू को भी यही लग रहा है कि अरे क्या ही कर दिया मैंने, पैर पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने, राइट, क्या ही मेरी पावर रह गई, कुछ नहीं रह गया हूं मैं। तो ओवरऑल गम भी है और मुद्दा भी है, बात समझ आ रही है ना, कि हाँ जो है माहौल भी है और गम भी है, तो फिर क्या किया जाए, तो लड़ा जाए। तो यहां पे वापस एक बार पूरी कॉन्फेडरेसी यूनाइट होगी, वापस यूनाइट होगी, किसके अंदर, बाजीराव टू के अंदर। क्या ही उम्मीद रखें हम, राइट, इन्होंने सारा रायता फैला रखा है, यहां क्या उम्मीद करें हम बाजीराव टू से। तो बाजीराव टू इज ट्राइंग टू यूनाइट, कॉन्फेडरेसी भी कह रही है हाँ ठीक है चलो करते हैं, राइट, लेकिन वही है कि हाँ लीडरशिप मिसिंग है, राइट, ही इज नॉट द पर्सन जो ये वॉर लड़ सकते हैं। तो यहां पे अंडर बाजीराव टू अगेन अ फाइट विल हैपन, बट हाँ डेफिनेटली फाइट इज मेंट टू लूज। तो हम समझेंगे कि पेशवा अपने पूना में रेजिडेंसी पे अटैक कर देंगे, अप्पा साहब अपने यहाँ पे अटैक कर देंगे, होलकर भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, बट ओवरऑल दे हैव ग्रोन वीक। अब क्या वो उतने स्ट्रांग है, भोसले और सिंधिया क्या ये सब लोग इतने स्ट्रांग है, नहीं। अच्छा, होलकर जो है जसवंत राव होलकर रहे नहीं, तो उनके बाद तुलसीबाई होलकर ये है, क्या वो स्ट्रांग लीडर है, नहीं है। क्या वो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं। जसवंत राव होलकर होते तो फिर भी थोड़ी उम्मीद करी जा सकती थी, बट जो है यहाँ पे फिर से एक कॉमन फ्रंट, एक यूनाइटेड फ्रंट, एक कोहेसिव वॉर पॉलिसी, डिप्लोमेसी क्या यहाँ पे दिखाई देगी, हमें फिर दिखाई नहीं देगी। ये लोग फिर बिखर जाएंगे, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, राइट। तो वी विल रियलाइज कि हाँ अलग अलग जगह पे पेशवा भी हार जाएंगे, भोसले भी हार जाएंगे और होलकर भी हार जाएंगे, और इन तीनों के साथ एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, अपनी अपनी जगह पे, सिंधिया के साथ, होलकर के साथ मंदसौर में एक ट्रीटी कर देंगे, और फिर से नाउ दिस इज जो है अगेन कंट्रोल्ड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज यहाँ पे सॉल्व हुआ, बट बात खत्म नहीं हुई। अगले साल जो है पेशवास को प्रेशराइज किया जाएगा, पेशवास विल फुल्ली सरेंडर, कि भाई ठीक है मान लेते हैं, हार मान लेते हैं। एंड ये जो कॉन्फेडरेसी है ना, कहेंगे अब से ये कोई मराठा कॉन्फेडरेसी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कॉन्फेडरेसी ऐसा, तो पूरी कॉन्फेडरेसी डिसॉल्व कर देंगे, पेशवाशिप खत्म कर देंगे, आज से कोई पेशवाशिप, कोई ऐसा जो है पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और बाजीराव नहीं है ना, बाजीराव टू है ये, तो बाजीराव टू को पेंशन पे दे देंगे कि आप ठीक है भाई आपका खर्चा कैसे चलेगा, राइट, तो पेंशन देनी पड़ेगी तो आपको पेंशन पे दे देंगे, लेकिन कहेंगे आप पूना में नहीं रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे जाके, आप कानपुर चले जाएंगे, कानपुर के पास एक जगह बिठूर में बैठेंगे, राइट। तो इनको जो है पूना से उठा के भेज दिया है कानपुर, राइट, बिठूर, प्लस एक छोटा सा स्टेट क्रिएट करेंगे सतारा, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट एक छोटा सा स्टेट यहां पे क्रिएट होगा सतारा, कि अब हमने मराठा का एक छोटा सा स्टेट क्रिएट कर दिया सतारा, और जो साहू या शिवाजी के जो लीनियज में थे एक प्रताप सिंह को सतारा पे रूलर बना दिया जाएगा कि आप यहाँ पे रूल करिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दिस इज हाउ लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, है ना, मराठास अब दोबारा यहां से नहीं लड़ेंगे। दिस वॉज द लास्ट बैटल एंड द एंड ऑफ द मराठास चैप्टर, राइट। चलिए, तो इसी के साथ हमने थर्ड बैटल भी फिनिश कर ली है। एक बार जल्दी से तीनों बैटल को जो है एक टाइमलाइन पर ड्रॉ कर लें, और इसी के साथ आपकी टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने सबसे पहली बैटल समझी 75 से 82, क्या सारी ट्रीटी देखने की जरूरत है, विल रियलाइज कि हाँ सूरत से लेके सालबाई की कहानी, और बीच में जो है पुरंदर और बड़गांव भी था। लास्ट में हमने समझा कि हाँ 20 साल बाद 1803 से 1805 ट्रीटी ऑफ बसीन से कहानी शुरू हुई, और फिर बाकी तीनों ने भी, बसीन से शुरू होती है और फिर बाकी तीनों की ट्रीटी साइन हो जाती है। एंड लास्टली 1817 से 1819 दे ट्राइड, बट हमने समझा कि हाँ पेशवास को भी हटा दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, बिठूर, एंड सतारा क्रिएट कर दिया गया, सतारा। अब यही एक छोटा सा मराठा स्टेट है। तो दिस इज हाउ दी मराठास पावर और मराठास किंगडम केम टू एन एंड, राइट, है ना, अभी मराठास पावर इस तरीके से खत्म होती है, राइट। नाउ अब सवाल ये उठता है कि भाई क्यों हार गए,
तो ये मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाएं। हम तो खाली जो है ब्रॉड डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यों हार गए, है ना, क्यों ऐसा क्या हुआ। तो देखो, कभी भी हार और जीत में सबसे पहला जो क्रेडिट देना चाहिए लीडरशिप को देना चाहिए, है ना। कि उधर से अगर हम देखें तो हेस्टिंग्स देख रहे हैं, वेलीजी देख रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि भाई ये सब्सिडी अलायंस वगैरह लेकर आ रहे हैं, और इधर हम देख रहे हैं कि हाँ जो लीडर्स हैं दे आर नॉट, यू कैन से दे वर नॉट एबल टू हैंडल जो सामने से आ रहा है, राइट, है ना। इंडिविजुअली हम देखें तो हाँ हमें बड़े बड़े नाम सुनाई देते हैं, नाना फडणवीस हैं, जसवंत राव होलकर हैं, राइट, है ना, जो है हमें बीच में सबसे पहले माधवराव भी थे इनिशियली, राइट। लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि वर दे एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वो हैंडल नहीं कर पाए। दूसरा, मराठा स्टेट का भी इशू है। मराठा एज अ स्टेट की कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि जो कि ग्रो कर रहा है, राइट। उनके पास जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे है, डिपेंडेंसी की सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू पे है। अब लैंड रेवेन्यू को कैसे ग्रो करना है, कैसे एक्सपैंड करना है, क्या हमें किसी दूसरी तरह की इकोनॉमी, ये ट्रेड वगैरह पे कुछ ध्यान लगाना चाहिए, कुछ नेवी बिल्ड करनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे मिस हो रही हैं। तो डिफेक्टिव नेचर ऑफ द मराठा स्टेट, हाँ ये भी बात है, एंड दैट इज द रीजन कि लोगों में बहुत ज्यादा यूनिटी नहीं है, कोहेसिव नहीं है, ऐसा लगेगा कि आर्टिफिशियल दोस्ती है, राइट। सिमिलर बात है कि लूज पॉलिटिकल सेटअप, जो हमने समझा कि कॉन्फेडरेसी मेन प्रॉब्लम, कि भाई जब तक एक स्ट्रॉन्ग पेशवा है, जब तक एक स्ट्रॉन्ग लीडर सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, वो सबको लेके चलेगा। लेकिन जैसे ही वो पेशवा गया, जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप खत्म हुई, ये लोग आपस में भी लड़ रहे हैं, ओवरऑल भी साथ में स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ साथ में कोहेजन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो कि पूरी कहानी को ले डूबेगा। तो मेजर मुद्दा तो देखो ये है, एक पहला लीडरशिप को हम ब्लेम कर सकते हैं, दूसरा डेफिनेटली ये कॉन्फेडरेशन को ब्लेम कर सकते हैं कि जो कॉन्फेडरेसी है ये कहीं ना कहीं भारी पड़ी मराठा पे, राइट। दूसरा, मिलिट्री सिस्टम अगर हम समझें, भाई नंबर ऑफ जो है ट्रूप्स हैं, हो सकता है इनके पास ज्यादा हो, इन्फेंट्री हो सकता है इनके पास ज्यादा हो, बट व्हाट अबाउट आर्टिलरी, राइट, व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी, व्हाट अबाउट कैनन्स, कि हाँ अगर हम तोपों की बात करें, बंदूकों की बात करें, तो अंग्रेजों के पास जो आर्म्स है, अंग्रेजों के पास जो पूरा जो है असलहा है, वो इन पे कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाला है, राइट। प्लस आर्टिलरी तो बिल्कुल भूल ही गए लोग कि हाँ आर्टिलरी हमें इंप्रूव करना चाहिए। मैसूर याद करो, मैसूर डिंडीगल में आर्म्स फैक्ट्री लगा रहा था, यूरोपियन लाइंस पे आर्मी को ट्रेन कर रहा था, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो, गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स जंगलों में अच्छी चलती है, बट फील्ड वॉर में क्या करोगे, फील्ड में फंस जाओगे, राइट। जहां पे ओपन है वहां पे तोप तुम्हारे सामने लगा के जो है गोलियां तोप, उसके सामने क्या ही करोगे, नहीं संभाल पाओगे बैटल। तो खाली वॉर टैक्टिक्स, अगर जो है गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स की बात है तो चल जाएगी बात, राइट, मैनेज हो जाएगा, बट अदरवाइज मैनेजेबल नहीं है ये, राइट। सिमिलरली ऑलरेडी हमने बात करी अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, हाँ इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू, वो भी दूसरों के लैंड पे चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट कर रहे हो, तो वो सस्टेनेबल यहाँ पे नहीं है। दूसरा, यस, एस्पियनेज, अंग्रेजों के पास एक पूरा जासूसी का सिस्टम भी है, उनको पूरी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे इधर से ही लोग धोखा दे देंगे। प्लस डिप्लोमेसी, कि कभी निजाम को अपने साथ मिला लिया, कभी मैसूर को किनारे कर दिया, राइट। हार गए थे बड़गांव पे, बट फिर भी सोचो भिड़े और आगे बढ़ के सलबाई साइन करी, है ना, जीते और सलबाई साइन करी, राइट, है ना, एंड देन मैसूर को भी जो है किनारे कर दिया। तो ओवरऑल दे वर एबल टू सेपरेट मैसूर एंड मराठास, ये भी बहुत बड़ी विक्ट्री है, और ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी पर डिपेंड करता है कि हाँ डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। अगर मराठा मैसूर साथ में हो गए होते, तो अगर ढंग से साथ में हो गए होते, थोड़ी देर के लिए साथ में आए थे, बट अगर ढंग से साथ में हो गए होते तो शायद कहानी कुछ और होती, राइट, कुछ ऑल्टरनेट हिस्ट्री देख रहे होते हैं। चलिए खैर, है ना। उसके अलावा अगर हम देखें तो हाँ चले गया, हाँ ओके, तो इसी के साथ हमें समझ में आया कि हाँ भाई मराठास क्यों हारे, इसके ऊपर भी आपके पास इनफ फॉर्डर है, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो हमने चारों चीजें पढ़ ली, मराठास कैसे बढ़े, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, और मराठास क्यों हार गए। मराठास क्यों हार गए हमने रास्ते में बिल्डअप कर दिया था, आप लोग खुद भी जो है इसको फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। अब ना इसके बाद आपको डेफिनेटली क्या करना है, टाइमलाइन बनानी है, आपके पास भी ऐसी टाइमलाइन होनी चाहिए थी, मे बी आप वीडियो दोबारा देखिए और वो पूरी टाइमलाइन बिल्ड करने की कोशिश करिए। ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड बुक की समरी है, तो यू कैन रेफर टू दैट बुक एज वेल। आप उसकी रीडिंग करना चाहें साथ में तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आपको दोबारा सारी बातें समझ में आ जाएंगी, यू कैन हाईलाइट एंड ऑल, और बार बार फिर उसी से रिवाइज करते रहो, बात बनती रहेगी, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड, राइट। तो बस ये दो चीजें कर लो, साथ में एनसीईआरटी अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटीज मैं रिकमेंड करूंगा कि पढ़ लेना, 2023 के लिए मत पढ़ना, बट हाँ 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ लेंगे तो फायदेमंद है, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ये स्पेक्ट्रम समरी जारी रखेंगे, राइट। और बाकी आप साथ में पढ़ते रहिए, बाकी आपका प्यार मिलता रहता है तो बहुत बहुत खुशी होती है, और मन करता है और काम किया जाए, और कंटेंट बनाया जाए, और वीडियो बनाऊं मैं आपके लिए, राइट, है ना। तो मिलते रहेंगे
and see you again in the next video. Bye bye, take care and